चलो देखो, फर्स्ट वाला, ये जो मतलब ये विक्टोरियन एज में लिटरेचर के लिए कौन कौन सी बातों ने प्रभावित किया, कैसे लिटरेचर में चेंजेस आया। तो हर कंट्री में देखो, हमने एक चीज देखी, वहां पे पार्लियामेंट बन गई, है ना, अपर हाउस लोअर हाउस बन गए। तो अब लोगों को वोटिंग राइट्स देने के अधिक देने का वो चाहिए, वोटिंग राइट्स देने का बात थी, तो वोटिंग राइट्स अब दिए गए। अच्छा, रिफॉर्मेशन एक्ट मतलब होता है सुधार आयोग या सुधार के ना कानून, है ना। कोई खास नाम नहीं थे तो यही नाम उनने रखे, ऐसा कोई संविधान ऐसा से हैवी शब्द नहीं रखा, उनने इनको सुधार नियम बोले और रख दिए। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि वोटिंग राइट्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इससे पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे? हाँ, है ना, अमीर दे सकते थे बस, अब हर किसी को मिले। लेकिन अभी भी देखो इंटरेस्टिंग बात, मेल्स को, अभी वुमेन का कोई जिक्र नहीं। एक अच्छा दूसरा काम हुआ सेकंड पॉइंट में, इन 1833 स्लेव्स वर डिक्लेयर्ड फ्री, जितने भी गुलाम थे उन्हें आजाद किया गया, स्लेवरी गुलामी से आजाद, बंद हुआ मजदूर। तीसरा है चिमनी स्वीपर एक्ट इन 1840 एंड फैक्ट्री एक्ट इन 1833, है ना, प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। अब चिमनी स्वीपर क्या चीज है और फैक्ट्री एक्ट क्या है, तो सुनो। इंग्लैंड में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कारखाने बने बने। अच्छा, कारखाने होते थे, उनमें बड़ी बड़ी चिमनियां होती थी धुआं निकालने के लिए। तो वो चिमनी है, नीचे चूल्हा भी होता था एक, मतलब जिसमें आग जलती थी, उस आग से ही दूसरे कंपोनेंट बनते थे। मान लो कि आयरन फैक्ट्री है, तो आज भी उसमें चिमनी ही होती है। सीधी सरल भाषा में एनटीपीसी को देख लो, उसमें दो तीन चिमनियां हैं एनटीपीसी में। कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर से दिखने लगती है, 20 किलोमीटर दूर से। हाँ, तो चिमनियां, हाँ वो शुगर फैक्ट्री की भी चिमनियां हर फैक्ट्री में मिलेगी। अच्छा, ये फैक्ट्रियों के नीचे वहां बहुत आग, भयंकर आग जलती है। कहते हैं ये जो चिमनी थी ना एनटीपीसी की, उसको आग जलाने के लिए एक व्यक्ति जिसको जलाना था उसको 5 लाख रुपए का ऑफर था, क्योंकि वो उसमें आग जलाना एक टफ प्रोसेस थी। क्योंकि एक थोड़ी बहुत आग से वो उसमें आग नहीं जल सकती थी और उतना वेट भी नहीं कर सकते थे, एकदम से आग चाहिए। अब हेलीकॉप्टर से तो जलाएंगे नहीं, 5 लाख से ज्यादा खर्च होगा, है ना। तो ट्रेंड इंजीनियर्स लगाए गए, ट्रेंड व्यवस्था कराई गई, और उस चिमनी के ऊपर से किसी को पहुंच के वहां से आग डालेगा तो नीचे आते आते हवा भी हो जाएगी, और यहाँ फैक्ट्रियों से जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनसे उसका मुंह जुड़ा हुआ है। एक बहुत टफ टास्क था, फिर भी सक्सेसफुली उसको करवाया लॉन्च टेक्नोलॉजी से, है ना। छोटे मोटे जो ब्लास्ट करा के इकट्ठा आग जलाई गई। तो बहुत बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं, जिनके नीचे के खंड होते हैं और चिमनियां होती हैं, तो उसमें लोग साफ करने के लिए लोग लगे होते हैं। अच्छा, पहले इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं होती थी, छोटी होती थी, तो इन चिमनियों में ना बच्चे काम करते थे, जो कारॉन्स होती है उसको साफ करने के लिए। बच्चों के लिए सरल माना जाता था, कहा था कि इन्हें कोई काम नहीं, कहीं घिसत रहो। और जो बच्चे चिमनियों में रहते थे वो बिल्कुल पूरे करिया हो जाते, पूरे बिल्कुल एकदम, बहुत खतरनाक। तो एक वर्क भी है चिमनी स्वीपर, है ना, शायद विलियम ब्लैक का है, एक वर्क है, बहुत फेमस वर्क है। उसमें
एक चिमनी स्वीपर बच्चे की लाइफ बताई गई है, और इसी एज में आएगा वो, अभी मिलेगा अपन को आगे शायद वो वर्क। ठीक। फैक्ट्री एक्ट क्या था? वही एक दिन अपन बात कर रहे थे कि अपन लोग कहेंगे, अपने बाद वाली जनरेशन कहेगी, हीरोम हम लोग 8 घंटे काम करते थे ऑफिसों में, छुट्टी संडे अकेले की बिलत्ती, अपन न कर पाते, अपन ने तो 4 दिन बहुत है, फ्यूचर में 4 दिन काम करना होगा, 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो फैक्ट्री एक्ट में बहुत सुधार किए गए, काम के घंटे घटाए गए, पेमेंट बढ़ाई गई, लाइफ स्टाइल अच्छा दिया गया। जो यूरोप है ना, वहाँ वाकई में सिर्फ 5 घंटे 5 दिन ही काम करने का नियम है, और सिर्फ 6 घंटे। इसके अलावा पूरा टाइम इसके अलावा पूरा टाइम आप काय में दोगे? सेल्फ डेवलपमेंट। लोग वहां जाके पी के टुन्न नहीं हो जाते, दिमाग लगाते हैं। देखो अपने यहाँ क्या, 6 बजे मिस्त्री छूटा, 7 बजे दूसरे मिस्त्रियों से मिले, 9 बजे तक बैठ के अच्छी खूब पी उनने, 9 बजे घर आए, कहीं का बनो है, हाँ, बन के खाओ, 9 साढ़े 9 तक वे पट्ट हो गए, सवेरे फिर उठे 8 बजे, मंजन घिसो, खाना चपेटो, फिर भग गए। मतलब देखो एकदम फिक्स लाइफ। ठीक है, फिक्स, मतलब ज्यादातर वर्कर्स की यही होती है। ओके, वहां ऐसा नहीं है, वहां आपका सुबह का चीजें फिक्स होंगी, आप 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक आप अपने काम पे जाओगे, उसके बाद आप अपने कुछ क्रिएटिव काम करोगे दिन में, क्योंकि देखो दिन ही है मान लो, तो आप अपने क्रिएटिव काम करोगे। उसके बाद फिर शाम को जब आप अपना काम कर लिए या आप रेस्ट कर लिए, फिर शाम को लोग घूमने निकलते हैं, इसलिए लंदन की गलियां पूरी रात भरी रहती हैं। लंदन रात भर नहीं सोता, ना कि यूरोप के बहुत सारे शहर, ये कभी सोते ही नहीं है। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर लाइट, 24 आवर पीपल्स, मतलब भीड़ रहेगी। तुम जब सोचो कि तुम रात को 2 बजे घूमने निकलो, अपने अपने यहाँ जैसे मूर्ख नहीं हो, बहुत मिलेगी, बहुत। तो फैक्ट्री नियमों में सुधार हुआ। अगली चीज, मैकेनिज्म ऑफ रेलवे एंड शिप्स वाज इम्प्रूव। इंजन बन चुका था, रेलवे और शिप्स में सुधार हुए, इंडस्ट्रीज भी अच्छी हुई। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम। चलो, औरतों के बारे में कुछ तो बात हुई, सुधार हुआ। एग्रीकल्चर वे सोसाइटी disintegrated as the result of the development of industry. This had a strong effect on rural. सही है, फैक्ट्री बनेगी, लोग एग्रीकल्चर काम थोड़ा सा इफेक्ट होगा, क्योंकि लोग काम छोड़ के फैक्ट्रियों में आएंगे। कई सारे लोग गांव छोड़ के शहरों में आ गए, और कई गांव के बाजू में फैक्ट्रियां बन गई, तो कई लोग खेती बाड़ी छोड़ के वहीं जाने लगे। का मतलब जब खेती मोड़ मूड़ मारो भैया, फैक्ट्री को काम है सुबह, सुबह काम करो, शाम को भी पैसा मिल जाते थे कई फैक्ट्रियों में, और कई फैक्ट्रियों में वीक में भी, है ना। ये वीक्स में पैसे मिलने का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, है ना। फिर धीरे धीरे जो जॉब फिक्स हो गई उनमें मंथ पे हो गया, जो फिक्स नहीं होती ना उन पे वीक पे चलता है, और जहां पे बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी होती है वहां तो प्रतिदिन चलता है। सुबह करो, शाम को पैसा लो, घर जाओ। तो लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी, कई सारे लोगों ने। फिर चीजें और ज्यादा अच्छी हुई, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आया,
है ना, लाइफ को ट्रेडिशनल तरीके से जीने के, है ना, और जो धर्म को ट्रेडिशनल तरीके से जीने के नियमों में बदलाव। अब कोई फिक्स रूल नहीं चलेंगे, नए रूल, नए लोग, नया स्टाइल। कुछ रूल्स की बात करें जैसे, तो बिल्कुल भारत जैसी सिचुएशन थी कि वुमेन्स जो थी ज्यादा परिवार के फैसलों में शामिल नहीं होती थी। अगर उनको कुछ भी कहना होता था ना, जैसे टेबल में कोई मतलब मेल्स बैठे हैं, तो वुमेन्स का काम खाना परसो और अंदर जाओ। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नहीं, उसने खाना परस दिया है, अब उसको बैठ के खाने दो वुमेन्स को। इंग्लैंड की बात चल रही, फिर उनसे भी सलाह मशवरे होने लगे। नहीं तो भारत था वहां अभी भी कभी, और अगर हमारे यहाँ अभी भी ऐसा चलता है तो समझ जाओ कि हम कितने साल पीछे हैं। 1883 की बात है, अपने यहाँ 1983 भी निकल गया। बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट पॉइंट है, द Fabian Society was founded in 1883 to avoid violence and class struggle. G.B. Shaw was one of the member of this society। बढ़िया का नाम था। ये नोबेल अवार्ड ही है। अच्छा, वन ऑफ द राइटर, एकमात्र ऐसे राइटर जिनको एक नहीं, एक साथ दो अवार्ड मिले हैं, दो बड़े अवार्ड। पहला तो लिटरेचर के लिए नोबेल, भयंकर, और दूसरा ऑस्कर। मतलब इनके वर्क पे मूवी बनी और उस मूवी ने ऑस्कर में जगह बनाई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शॉर्ट में जीवी शॉ बोलते हैं। इनका एक वर्क है मैन एंड सुपरमैन, मेरी, है ना, मैन एंड सुपरमैन। कोई और का, लेकिन एक फेमस वर्क है ना। ये जीबी शॉ देखने में लगेंगे आपको थोड़ा थोड़ा लियोनार्डो दा विंसी जैसे। बस टोपी हटा दो, है ना, और इनकी अच्छी कटिंग कर दो, छपरी वाली ऐसी, है ना, और सब व्हाइट दाढ़ी, बाल, तो ऐसे लगते थे जीवी शॉ। उस समय नहीं होती थी कटिंग, लेकिन इनके बाल ठीक थे, है ना, दुबले पतले थे, सुपर माइंडेड। याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एक साथ दो अवार्ड किसको मिले, तो वो ये थे। अब कुछ मेजर राइटर्स को देख ले। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, टीवी मैकॉले। आई थिंक ये वही मैकॉले हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें उनका पूरा नाम नहीं पता। शॉर्ट में उनको क्या बोलते थे, लॉर्ड मैकॉले। समझ गए कौन से मैकॉले, कौन से मैकॉले, मैकॉले मिनट। हाँ, कॉपी में लिखा था। दिन से पिटी नहीं तो बिल्कुल अभी बंद ही है दिमाग। ने बताया था, भारत में, हमारी पहली जानकारी सही थी कि भारत में इंग्लिश के लिए बढ़ावा दिया। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी थी, भारत का पहला एजुकेशन पॉलिसी, भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था करने वाले, हाँ, ये थे। और इनको पेपर वन के लिए पढ़ा ही जाता है। जो लोग डीएड बीएड कर रहे हो, जो लोग नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, और जो कोई वर्ग की का पेपर की तैयारी करता हो, इनमें अगर आप
लॉर्ड मैकॉले का नाम नहीं लेते हैं तो आप अधूरे हैं, क्योंकि इस बंदे ने हमारे इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब इसको लोग बड़ा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं। जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बंदे को पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, ऐसे थे मैकॉले, MACAU, मैकॉ। ठीक ठीक, ये इन मैकॉले जी ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखा। नेक्स्ट, ऑर्डिनल न्यूमैन, आइडिया ऑफ यूनिवर्स, लॉस एंड गेन है आदमी। ऑर्डिनल, कॉर्ड कॉर्ड कार्डिनल है वो। ठीक, जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल, हमने बोला था ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा फिगर है। इनका जो वर्क है ऑन लिबर्टी, इसके बारे में आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में डिस्कशन मिलेगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस का राइटर था, लेकिन लिटरेचर में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि लिखा ही तो था इसने, बुक ही तो बनाई थी, और हर बुक लिटरेचर का पार्ट हो सकती है ना। यूटिलिटेरियन निज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इस टर्म का प्रॉपर याद नहीं आ रहा। हाँ, छोड़ो। लिबर्टी का मीनिंग, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी। यूटिलिटेरियनिज्म, देखो तोड़ के कैसे पढ़ते हैं। एक वर्ड होता है यूटिलिटी, एक ही जगह पे वाई होता है। यूटिलिटेरियनिज्म, लिटेरिया, यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। उपयोगितावाद, उपयोगितावाद मतलब कि जरूरत है तो ही करना, या किसी भी चीज की जरूरत ही महसूस करना, तभी काम करना, जरूरत है तो सब कुछ करना, मतलब। और नहीं, समाजवाद, समाज को प्रेफर कर, है ना। और यहाँ पे उपयोगितावाद में पूरा ग्राफ डिमांड और सप्लाई पे होता है। जिस चीज की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी होनी चाहिए। कि डिमांड कम है, अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस गिर जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ जाएगा। अरे बुद्धि ने लगाओ इतनी, तब ये चीजें पढ़ने में अजीब लगती हैं, प्रैक्टिकल में मजा आता है ना। जैसे पेट्रोल इस समय बहुत कम है, तो पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, यहाँ भाई प्राइस बढ़ गए। हाँ, मुंबई में पानी कम है तो वहां पानी के प्राइस, अगर मुंबई में पानी खूब आ जाए, अच्छो पानी की सप्लाई खूब हो जाए, तो पानी का जो पैसा लगता है वहां वो कम लगेगा। ये जो दोनों टर्म बताई हमने, डिमांड और सप्लाई, इस पे ही उपयोगितावाद काम करता है। मतलब ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, हमारा सब्जेक्ट था तो बहुत अच्छे से भी तो अपन कभी कर सकते हैं। फिर है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हाँ, वुमेन्स पे बात होना, वुमेन्स को मतलब प्रेफरेंस देना। इस एज में थोड़ी थोड़ी बुदबुदाहट शुरू हो गई थी। ठीक, अब एक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर, दिस वाज चार्ल्स, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, क्या नाम सुना है कभी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो सुना है तो अच्छी बात है।
हाँ, इसका एक बहुत फेमस कोट कोट हमें याद है जो हमने जर्मनी को पढ़ाते समय बोला बोला था इसने कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी, जो ताकतवर होगा वही संघर्ष करेगा। समझ गए? और इस पे एक बहुत फनी कहावत है, तुम लोग समझ पाते हो नहीं कि हर आदमी लाखों में एक होता है ना। ये कहावत बहुत पुरानी है, इंसान के जन्म से पहले से ही शुरू हो जाती है कि वो लाखों में एक कैसे होता है। तो बहुत पावरफुल बंदा होता है वो, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। उनने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी, जो सर्वाइव मतलब सर्वाइव वही कर सकता है जो ताकतवर होगा। मानव उनमें से सबसे ताकतवर माना गया है, क्योंकि हम ना अदर स्पीसीज को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। हम अदर स्पीसीज को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, उनसे ताकतवर नहीं है हम में यही ताकत है कि हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। और अपन को नहीं कर पा, हाँ वर्ड तो नहीं, अपन को कोई नहीं कर पा रहा कंट्रोल, एक दूसरे को ही कंट्रोल करने में लगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत क्रिएटिव है बाकी माइंड से। बाकी माइंड नेचर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ज्यादा उनमें चेंजेस नहीं हुआ। ह्यूमन माइंड में नेचर से ज्यादा ही चेंज हो गया, मतलब उसकी क्षमता से ज्यादा। इसलिए ये मालूम है खतरनाक प्राणी है। बाकी इतना है कि नेचर इंसान के शरीर से कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक बहुत ऐसी ऑड वीडियो हमने देखी थी कि जिसको बताना बड़ा कठिन है, लेकिन वो नेचर का गेम है। सरल भाषा में हम ऐसे कहें कि आज की जो जनरेशन है बहुत कॉमनली रिएक्ट करते हैं मेल फीमेल एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना, इंटीमेसी के लिए। तो वो यही है ह्यूमन नेचर। चार्ल्स डार्विन की उसी बुक से है ये कोट कि इंसान कभी अपना नेचुरल नेचर कभी अपना पावर नहीं छोड़ती। इसलिए हम इंसान भी है ना उससे चलते हैं। इवन कई लोगों ने बोला है कि सही है, नेचर के अगेंस्ट आप चलोगे तो बर्बादी होगी, तो दिक्कत होगी, तो नाटक होंगे। हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए समाज में इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं। मतलब सरल भाषा में इंसान ने जो व्यवस्था बनाई है ना, वो खोखली व्यवस्था है, खोखली नैतिकता है। हर नैतिकता खोखली सी प्रतीत होती है, ऐसा है, क्योंकि नेचर तो कभी ऐसा चाहा ही नहीं। नेचर ने बहुत फ्री बनाया था इंसान को, बहुत फ्री बनाया था और बहुत आजाद भी था। बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीजें, इसलिए भले कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ नेचुरल तरीके से जीना चाहिए। ऐसे जीना चाहिए नेचुरल तरीके से कि ज्यादा अव्यवस्थित लाइफ नहीं जियो। अव्यवस्थित मतलब जैसे गर्ल्स में कॉस्मेटिक्स का यूज ज्यादा करती हैं, हाँ बॉयज में जो उटपटांग नशे होते हैं वो ज्यादा करते हैं, है ना। ये दो गड़बड़ चीजें हैं, क्योंकि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना उनमें बहुत हाई केमिकल्स होते हैं। देखो, और कोई चीज थोड़ी देर के लिए चमक ले आए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी स्किन के अंदर वो बैठ गई, वो केमिकल बैठ गया, तो वो स्किन कैंसर तक बन जाता है। और हमें नहीं पता हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो कितना ताकतवर है।
ये जो महंगी क्रीम्स होती है ना, इनमें इंस्टेंट ग्लो के लिए ना ऐसे केमिकल दिए जाते हैं कि ये जो सेल्स है, जैसे मान लो कि देखो रेड सेल है अपनी, इन पे जो ब्राउनिश या रेड सेल हमारे बॉडी पे वो है, जैसे उन्होंने कहा कि 15 दिन में ग्लो। ओके, आपके बॉडी का मेलानिन खींच के उन्हें अंदर ले गए, आपके मेलानिन को खींच के अंदर ले गए, बिल्कुल वैसे मारा जैसे हम किसी इंसान का गला घोंट के मारते हैं मेलानिन सेल को। अच्छा, आप नेचुरल तरीके से अंदर रहते हो, आप गोरे होते हो, तो नेचुरल तरीके से उसकी डेथ होती है मेलानिन की। आपने कोई दवाई खा के उसको खींच के मारा, आत्महत्या मतलब हत्या है ये। और किसी की भी हो, हत्या में हमेशा तकलीफ होती है। कोई अपन को मारे, नॉर्मल मौत में गला घोंट के मारे, सब लगाने। उनने हमसे ये बात नहीं पढ़ी। वैसे भी औरत को सम्मान एक काम की वजह से, कलर सिर्फ कछु समय को चोचलो रेत है, जब तक कि आप जब तक आप जब तक आप जब तक आप मम्मी नहीं बन जाती। पिंपल होने लगती है, ये पोषण का काम करता है। भगवान ने नेचुरली दिया है हमें कलर, कलर से क्या ही बुरा। सिर्फ छोटा सा मेलेनिन होता है, इस वजह से हम ओरिजिनल नेचर तो नहीं खो सकते। जो कुछ नेचर ने दे दिया तो उसको तो स्वीकार करो, उसको ही निखारो, सिर्फ उसको बदलो नहीं, निखारो। क्योंकि कलर से घंटा फर्क नहीं, कलर से सिर्फ कलर ही मिलता है। तुम कलर को निखार लोगी, सांवले से अच्छा गोरा गोरा लड़का मिलेगा, काटेंगे क्या उसको? सरल भाषा। घर में तो ठीक है, फेयर एक नंबर पे दूर, सच में सर डोर ही रहती है, क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान अपने सिर्फ उसी पे दिया, एक ही काम उनका, सजना सवरना। और वक्त के साथ इतने ओल्ड फैशन हो जाते हैं वो, कि वो ड्रेस का सेंस तक भूल जाते हैं। लेकिन पढ़ने वाला जो बंदा होता है ना, ये तो आंखों में नाचते हैं कलर्स, ड्रेस सेंस, क्वालिटी, सब कुछ आंखों में नाचता है। हाँ, सही में। धीरे धीरे देखो, हम अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, उसकी कल सीट डली है, 100 रुपए की सीट बनी है, बहुत लग्जरी सीट बनवा, और तो जो कुशन वर्क होता है उस तरह से उसने कुछ अच्छी चीज, हैवी सा चादर होता है ना, लेदर, वो लगा हमने कहा एकदम। और अब नेक्स्ट टारगेट है बैग्स। एक बैग लगा है बड़ा सस्ता, मतलब अच्छा नहीं, हम सोच रहे दोनों साइड पतले बैग, दोनों साइड पतले बैग, ताकि पैर भी बने अगर कोई बैग। ये सब विचार चल रहा है, अभी उस पर रिसर्च चलेगी काफी समय, हम आंख बंद करके उसको हटा के जोड़ के अभी सिर्फ ख्याल आया। हाँ, आँख को चलाने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो ये ना बढ़ रहा है, देखो देख रहे हो, कर दो, ऐसा ब्यूटीफुल रहोगी। ठीक, जो लोग जितनी हाइट दी है उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करना, जब ज्यादा बढ़ेगी बहुत बेस्ट। चलो चलो आगे इसको देखें आप, बस तन्ना को निपटा ही दे, कर ला, ये आखिरी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को परिचय की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनके ये दो वर्क थे चार्ल्स डार्विन के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये वाला, ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन, इसको आपने नहीं पढ़ा, नहीं बता सकते। इसको देख देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं इसमें, बहुत शानदार, पता चल जाएगा हम इंसान कैसे हैं। चार्ल्स डार्विन और जीबी शॉ देखने में सेम एज के आसपास के लोग थे, दोनों देखने में लगभग सेम लगते थे। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे देखने में कि जीबी शॉ कौन है और चार्ल्स डार्विन कौन है, और कई बार नाम में कंफ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि एक ही एज से बिलोंग करते हैं। तो और दोनों ने ही बुक्स लिखी हैं ये नाटक। लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को परिचय की जरूरत नहीं है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज मेलोडियस लैंग्वेज। कई सारी पोएम्स हैं, इन मेमोरियम फेमस वर्क है, मॉड एंड द अदर पोएम। मॉड से याद आ गया, एक राइटर है जिनका नाम है मॉड बॉटकिन। मॉड बॉटकिन कनाडियन राइटर हैं, कनाडा की हैं, और इनने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ओनली 22 या 21 ईयर की एज में तबाही मचा दी है। हाँ, शायद बहुत कम एज में इन्हें पीएचडी कर ली है ना, बहुत फेमस नाम है। अरे लगते हैं, लेकिन जो लोग ओवर इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो उनका अलग से एग्जाम करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उस हिसाब से मोड वॉटकिन मतलब बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, हमें याद नहीं है कि उनने जल्दी एज में किया नहीं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है ये, है ना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक फेमस पर्सनालिटी है। ठीक, मॉड बॉटकिन सर्च कर लो, गोल मटोल है, गुम्मू सी है, बॉटकिन, हाँ, पढ़ना। ज्यादा नहीं पता, बस ये है कि बहुत फेमस। ठीक, इस पे अपन इसको खत्म करें।